हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर मैं उसी चैप्टर का आपको एक रिवीजन देने वाला हूं। इस पूरी वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो मैं क्या करता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं आपको। इस चैप्टर के हर एक टॉपिक के जो अलग अलग वीडियो बने हुए थे उनकी प्लेलिस्ट का वो लिंक रहेगा। आपको लगता है कि इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो वो टॉपिक आप वहां से जाके डिटेल के अंदर और इजी लैंग्वेज के अंदर पढ़ सकते हैं। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम। इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है, क्या होती है केमिकल रिएक्शन। तो सबसे छोटी और सबसे आसान डेफिनेशन आती है कि केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरे को तो केमिकल चेंज ही नहीं पता है क्या होता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसके थ्रू किसी मटेरियल की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है, यानी पहले वो कुछ और होता है, बाद में कुछ और ही बन जाता है। दूध लेके चलते हैं और दूध के अंदर आप थोड़ी सी खट्टी चीज डाल के उसको रात भर रख देते हैं, सुबह क्या मिलता है आपको? दही मिलती है या दूध ही मिलता है? दही मिलती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपके पास दूध था, बाद में दही मिली, आइडेंटिटी चेंज हो गई। लोहे को आपने खुले में छोड़ दिया, एक महीना लोहे की कोई कील है वो बाहर पड़ी रही, उसके बाद बारिश भी गिरी है, धूप भी गिर रही है। एक महीने बाद जाते हो, उस लोहे के ऊपर आपको एक सब्सटेंस मिलता है। कैसे कलर का? एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिलता है। क्या वो लोहा है? नहीं सर, वो लोहा नहीं है। क्या है वो? सर वो तो जंग है। क्या लोहा और जंग एक ही चीज होती है? नहीं सर, अलग अलग होती है। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर आप पहचान सकते हो कि स्टार्टिंग में आपके पास लोहा था, बाद में क्या मिला है आपको? जंग मिला है, रस्ट मिला है। इसका मतलब यहां पर भी एक केमिकल चेंज हो रहा है। अब मैं बोलता हूं कि एक बच्चा है, उसको एक कागज का टुकड़ा दिया, मैंने एक प्लेन पेपर दिया, उसने उससे एरोप्लेन बना ली। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि पहले उसके पास कागज था, अब उसके पास कागज नहीं है, कुछ और है? क्या ऐसा बोल सकते हैं? है तो अभी भी उसके पास कागज ही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कागज को मोड़ते हो, उससे एरोप्लेन बनाते हो, तो ये एक केमिकल चेंज नहीं है। ये कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। इसके अंदर आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। पहले कुछ अलग चीज है, बाद में कुछ अलग चीज मिलती है, उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज को ही क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। पहली चीज क्लियर है? ठीक है सर, केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन अब केमिकल रिएक्शन की और क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है? तो कुछ एक्टिविटीज आपके इस चैप्टर के अंदर आती है। पहली एक्टिविटी आई थी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है? मैग्नीशियम रिबन जलता है फुलझड़ी की तरह से। ठीक है, उसकी जो व्हाइट कलर की एक फ्लेम बनती है और वो भी इस तरह से बिखरती हुई फ्लेम बनती है। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अगर पूछा जाता है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपको बताना है वहां से एक व्हाइट कलर की फ्लेम बनती है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब आप उसको जला देते हैं तो उसके बाद उसकी एशेज बचती है, राख बचती है उसकी। कैसी राख होती है? व्हाइट कलर की। तो व्हाइट कलर का एक पाउडर मिल जाता है, वो क्या होता है? तो ध्यान रखना है, किसी भी चीज को जब आप जलाते हैं तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। कार्बन को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम को जलाओगे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, आयरन को जलाओगे तो आयरन का ऑक्साइड। क्लियर हो गया? तो मैग्नीशियम को जलाने से क्या होता है? मैग्नीशियम को जलाने से मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है। ये चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, एक और एक्टिविटी आती है हमारे पास जिसके अंदर हमें क्या करना होता है? पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स करना होता है। और जब हम उनको मिक्स करते हैं तो हमने देखा था कि दोनों सॉल्यूशन, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर सॉल्यूशन बना रखे थे, वो कैसे थे? वो कलरलेस थे। जैसे ही दोनों को मिलाया एक येलो कलर का सब्सटेंस बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर चेंज इन कलर हमें देखने को मिलता है। दो कलरलेस सब्सटेंसेस को मिलाया और एक कलर्ड सब्सटेंस हमें मिल गया। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज इन कलर भी देखने को मिल सकता है। और क्या क्या हो सकता है? वहां पर जो कलर चेंज होने के बाद सब्सटेंस बचा था वो घुला हुआ नहीं था। वो कैसा था? अगर आप उसको फिल्टर करना चाहे तो वो फिल्टर हो जाएगा फिल्टर पेपर के थ्रू। अगर आप उसको कुछ देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो वो पाउडर जो बना था येलो कलर का पाउडर, वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। इसका मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जिसके अंदर एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बचता है, उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते थे। और जो सब्सटेंस बना है इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को बोलते थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहां से एक और ऑब्जर्वेशन आती है कि केमिकल चेंज के अंदर दो सब्सटेंसेस को मिलाने से एक प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एक्टिविटी आपको दी, उसके अंदर क्या किया? जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए और उनको एक एसिड के अंदर डाल दिया। देखो वहां पे क्या होता है। तो वहां पे हमें दो तरह की ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। पहली चीज, वहां से एक गैस के बबल्स निकलने लग जाते हैं। कौन सी गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। अब अगर कोई पूछता है कि सर हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चला कि वो हाइड्रोजन गैस है, तो अगर किसी रिएक्शन में कोई गैस बाहर निकल रही हो
उस गैस को आप क्या करो, एक किसी जगह पे इकट्ठा कर लो और उसके बाहर एक माचिस की तीली लेके जाते हैं, हम एक मैच स्टिक लेके जाते हैं बर्न करके। तो क्या होगा, जो गैस बाहर निकल रही है वो पॉप की साउंड के साथ जलने लग जाती है, ऐसे फटने लग जाती है, ठीक है, एक फ्यूल की तरह जलने लग जाती है। तो इस तरह पहचान लेना है कि वो गैस होगी हाइड्रोजन गैस। अगर वो गैस जो है आपने ली हुई है उसके सामने आप एक मैच स्टिक लेके जाते हैं और मैच स्टिक बुझ जाती है, तो याद रखना वो गैस कौन सी रहेगी, CO2 गैस रहेगी। दो गैसेस का टेस्ट याद हो गया आपको। हाइड्रोजन आपको गैस मिली हुई है, पता करना है कौन सी गैस। आपको ऑप्शन दिया है तो हाइड्रोजन गैस है या फिर CO2 गैस है। कैसे पता करेंगे, हम एक माचिस की तीली जलाएंगे और जहां से गैस लीक हो रही है वहां लेके जाएंगे। अगर वो जलने लग जाती है और तेज से और पॉप की साउंड के साथ जलने लग जाती है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। अगर वो माचिस की तीली बुझ जाती है तो इसका मतलब वो CO2 गैस है। CO2 गैस यूज होती है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, आग बुझाने वाले के जो होते हैं वो यूज करते हैं इसको। इतना क्लियर है। एक चीज तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, एक तो गैस बाहर निकल रही है, दूसरा एक और चीज क्या देखने को मिलती है, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करते हैं एसिड में तो जिस फ्लास्क में आप लेके चल रहे हो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाता है नीचे से। इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन के अंदर एक तो भाई वहां पर कोई गैस भी इवॉल्व हो सकती है, साथ साथ चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल हमारे पास 5 चेंजेस निकल के आते हैं। 5 तरह के चेंजेस कौन कौन से होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, क्या क्या चेंजेस मिल सकते हैं। पहला मिलता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, और क्या मिलता है, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 चेंजेस हमें, ये 5 ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमने सीखा कि भाई केमिकल रिएक्शन तो पढ़ ली, किस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है वो भी पढ़ लिया। चैप्टर के नाम में आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है, आपने जो रिएक्शन करवाई है उसी को सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह अगर आप किसी रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन के अंदर कुछ सिंबल्स लिखे होते हैं और उनको वो लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि x + y = 5। क्या ये एक इक्वेशन है, मैंने पढ़ा है, हाँ सर ये तो इक्वेशन लग रही है। इसमें क्या बोला हुआ है, जब x और y को जोड़ते हैं तो 5 मिल जाता है। इसी तरह से हम ये लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं H2 + O2 और इससे लिख दिया मैंने H2O। ये क्या इक्वेशन है, हाँ सर ये भी इक्वेशन है। तो इसका मतलब भी तो वही है, ये एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो उससे क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। इस तरह से इक्वेशन जो होती है वो लिखी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर इनको बैलेंस करना भी सीखते हैं। बैलेंसिंग के लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हम फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको दे दिया है मैंने। इसके बाद आता है कि भाई केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो 2 अलग अलग बेसिस के थ्रू हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे क्लास के अंदर बच्चों का मेरे को क्लासिफिकेशन करना है, तो क्लास के अंदर बच्चों क्लासिफिकेशन करने का तरीका ये हो सकता है कि मैं बोल दूं कि इवन रोल नंबर वाले अलग और ऑड रोल नंबर वाले अलग, एक क्लासिफिकेशन हो गया। मैं बोल देता हूं कि एक हाइट दे दी कि इस हाइट से ज्यादा वाले बच्चे एक साइड में, इस हाइट से कम हाइट वाले बच्चे एक साइड में, ये भी एक क्लासिफिकेशन हो गया। मैं बोल सकता हूं कि इस जगह से आने वाले बच्चे इस जगह पे एक साइड में और इस जगह से आने वाले बच्चे एक साइड में। तो इस तरह क्या हो गया, हम क्लासिफिकेशन करने का जो बेस है वो अलग अलग लेके चल सकते हैं। तो पहली चीज तो हमारे पास बेस के थ्रू अगर लेके चले तो मैं यहाँ पे बोलता हूं कि किसी रिएक्शन के अंदर हीट का एक्सचेंज जो है वो किस तरह से हो रहा है। क्या हम रिएक्शन के अंदर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उस रिएक्शन के अंदर हीट बाहर निकल रही है। इसके बेस पे हम 2 तरह की केमिकल रिएक्शन जो होती है वो बोलते हैं। ये किसके बेस पे आया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, कि हीट का एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है, रिएक्शन को हम हीट दे रहे हैं या रिएक्शन हमें हीट देने लग रही है, वो चीज हमें देखनी है। तो यहां से मैं बोलता हूं कि हमारे पास 2 तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। पहली केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो के लिए मैंने बताया था, याद रख लेना, मतलब नहीं है, एंडो के लिए याद रख लेना एंट्री, याद रखने का तरीका क्या है, एंडो मतलब एंट्री और एक्सो मतलब एग्जिट। एंट्री का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी के अंदर जा रही है। हम हीट के बारे में बात कर रहे हैं, जब हीट रिएक्शन को दी जा रही है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब वो कोई रिएक्शन बाहर हीट निकालने लग जाए, हीट इवोल्व करने लग जाए, जैसा हमने बताया कि जिंक हमने डाल दिया किसके अंदर, HCl के अंदर, हमने हीट नहीं किया, वो बर्तन खुद ही गर्म हो गया, मतलब उस रिएक्शन की वजह से हीट बाहर निकल रही है जिसको हम फील कर सकते हैं। तो वो रिएक्शन कैसी हुई, वो हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज 2 तरह की रिएक्शन होती है। पहली होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
क्लियर है इतना। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एक्सोथर्मिक का मैंने एग्जांपल बता दिया आपको अभी। क्या बताया भाई, जब हम क्या करते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करते हैं एसिड के अंदर तो वहां पर हीट रिलीज होती है, इसका मतलब वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक के एग्जांपल, किसी भी फ्यूल को जब आप जलाते हो तो बहुत सारी हीट वो रिलीज करता है, इसका मतलब बर्निंग या कंबशन ऑफ फ्यूल इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हो गया क्लियर। इसके बाद एंडोथर्मिक का क्या एग्जांपल हो सकता है, तो एंडोथर्मिक का एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि भाई अगर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है कि जब पौधे प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल यूजिंग CO2 एंड H2O। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस रिएक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी कौन सी फॉर्म में मिलती है, एनर्जी मिलती है सनलाइट की फॉर्म में। सनलाइट से एनर्जी मिलती है पौधों को और वहां से अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसके लिए हीट की जरूरत होती है। वो हीट रिलीज नहीं करते, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो हीट नहीं बाहर फेंक रहे, उनको हीट की जरूरत होती है, दिन के टाइम पे खाना बना पाते हैं वो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भाई जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन मतलब हम ऑक्सीजन लेके जाते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो रहता है इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक होता है। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो उसके अंदर होता क्या है, एक्चुअल में जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेशन के थ्रू टूट जाता है, पच जाता है। उसके बाद उस टूटे हुए या फिर उस पचे हुए फूड का क्या होता है, उसका कंबशन होता है। वो फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है, वो जलता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अंदर गई थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो फूड की बर्निंग होती है, उससे एनर्जी निकलती है। और वो जो एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। क्या रेस्पिरेशन जो रहता है वो क्या रहता है भाई, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल रहता है। इसके लिए इक्वेशन भी बताई थी मैंने कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी बर्निंग होती है, उससे CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट एनर्जी को हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जितनी काम करने होते हैं उनके लिए यूज कर लेते हैं। तो आई होप कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के अंदर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में क्या बोलता हूं, इसके अलावा भी केमिकल रिएक्शन जो रहती है उनकी बहुत सारी टाइप्स होती है कि रिएक्शन के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इसके बेस पे हम बोलते हैं कि 5 तरह की रिएक्शन आपके पास होती है। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब होता है मिलना, जुड़ना। ठीक है, एडअप होना। तो हम बोल रहे हैं कि जब 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं तो उस तरह की रिएक्शन को बोला जाता है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। शर्त क्या होगी, कंडीशन क्या होगी कि प्रोडक्ट एक बनना चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर केवल एक प्रोडक्ट मिल रहा है इसका मतलब रिएक्शन का कैसा टाइप हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी वो। क्लियर है। कॉम्बिनेशन के लिए जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि मैग्नीशियम की जब बर्निंग होती है तो मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है और क्या बन जाता है, उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, MgO बन जाता है। तो इसका मतलब 2 रिएक्टेंट मिले, एक प्रोडक्ट बना दिया, तो यहाँ पर क्या होगी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी टाइप की रिएक्शन जो आती है वो आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, हम बोलते हैं कि डिकम्पोज होने का मतलब है टूटना, खराब होना। जब एक रिएक्टेंट हो, उसका जस्ट उल्टा, जब एक रिएक्टेंट हो और वो टूट जाए कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर तो इसका मतलब वहां पर उस रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन हो गया। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, ये एनटीएससी के लिए जरूरी है कि डिकम्पोजिशन जो रहता है जब वो होता है, जब आपको किसी चीज को तोड़ना होता है तो उसके लिए आपको उस सब्सटेंस को एनर्जी देनी पड़ेगी, है कि नहीं। अगर मैं इस डस्टर को तोड़ना चाहता हूं तो क्या करूंगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी भी सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भी एनर्जी देनी पड़ती है। और ये एनर्जी अलग अलग फॉर्म के अंदर मिल सकती है। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। जैसे कि मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, इसका मतलब इसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसको जला देता हूं, इसका मतलब क्या किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की गिवन है। अगर मैं इसको धूप में रख देता हूं तो सनलाइट से इसको एनर्जी मिल रही है, फोटोकेमिकल एनर्जी मिल रही है इसको। तो यहां से बोल रहा हूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उनके अंदर एनर्जी किस तरह की मिल रही है रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, उसके बेस पे डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं।
पहला जो आता है वो आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला कौन सा आता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब एनर्जी जब हीट की फॉर्म में प्रोवाइड कराई जाए और सब्सटेंस टूट जाए, एक रिएक्शन टूट के कई सारे प्रोडक्ट बना दे, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरी जो आती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल के अंदर एनर्जी कौन सी आएगी? एनर्जी आएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, नाम से पता चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगी वो पास कराई जाएगी, जबकि सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि भाई वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वो भी टूट जाता है। किस किस के अंदर? जिस जिस से मिलकर बना हुआ था उन्हीं कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर वो टूट जाता है। तो यहां से निकल के आता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराते हैं और डिकम्पोजिशन होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसके अंदर एक और टर्म आती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, वो टूट गया, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है। क्लियर है ये चीज? थर्ड जो आता है वो आता है फोटोकेमिकल। कौन सा आता है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और मैंने आपको बताया था कि फोटो वर्ड कहीं भी आ जाए केमिस्ट्री के अंदर तो इसका मतलब सनलाइट की बात हो रही है। अगर फोटोसिंथेसिस आया है तो भी सनलाइट की बात हो रही है। फोटोग्राफी अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पर भी सनलाइट का कुछ खेल है। और यहाँ पर अगर आया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो यहाँ पर भी एनर्जी किस फॉर्म में दी जाएगी? सनलाइट की फॉर्म में दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सनलाइट की फॉर्म में जब एनर्जी दी जाती है किसी सब्सटेंस को और वो टूट जाता है तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है इतना? इसके एग्जांपल के अंदर आपको मैंने बताया था कि सिल्वर के क्लोराइड या सिल्वर के ब्रोमाइड है, उनको अगर आप धूप के अंदर रख देते हो तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। इस तरह के रिएक्शन क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है इतना? इसके बाद आती है नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको याद रखना है कि एक एलिमेंट आपको मिलेगा, उसकी रिएक्शन कंपाउंड के साथ कराएंगे। ठीक है, दो दोस्त रहेंगे, उन्होंने मिलकर क्या बना रखा है? कंपाउंड बना रखा है। जैसे कि मैंने बोला AB, ये इनसे मिलके क्या बना हुआ है? इनसे मिलके एक सब्सटेंस बना हुआ है, कंपाउंड बना हुआ है। एक बाहर से एक कंपाउंड, एक और एलिमेंट आता है Z, ये कोई एलिमेंट आ गया, इसने इन दोनों के साथ क्या देखा? इन दोनों को देखा कि साथ है और ये Z जो था ये ज्यादा रिएक्टिव था। ठीक है, ये Z क्या था? ज्यादा रिएक्टिव था। इसने रिएक्ट कर लिया इसके साथ और किसी एक को यहां से डिस्प्लेस कर दिया। तो मैंने यहां पे बना दिया ZB+A। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एक एलिमेंट कंपाउंड में से अपने जैसे किसी एक एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल क्लियर है कि नहीं है? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन किसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो उसके लिए आती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? मेटल्स की एक सीरीज होती है जिससे पता चलता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो रिएक्ट कर जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास एक रिएक्शन में एग्जांपल लिख ही देता हूं कि एक रिएक्शन है जिसके अंदर एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, किसके साथ? ZnO के साथ। तो बताओ भाई यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी? रिएक्शन कब होगी? जब बाहर से आने वाला एलिमेंट इस जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हो। एक मेटल को ही डिस्प्लेस कर सकती है। इस केस में एक एक्सेप्शन आता है कि हाइड्रोजन जो रहता है वो मेटल्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी कैटायन बनाता है, मेटल्स भी कैटायन बनाती है। तो एल्यूमिनियम जो रहेगा वो जिंक से अगर ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तभी वो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन फाइंड आउट कि कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव रहता है, सो इट कैन डिस्प्लेस जिंक एंड फॉर्म Al2O3 एंड जिंक। क्लियर है? तो इसका मतलब ये रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम ने जिंक को हटा दिया अपनी जगह से, अपने कंपाउंड में से निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह से आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा? यहां पर तो एक कंपाउंड था जिसमें से किसी को बाहर निकाला जा रहा था। अब की बार दो कंपाउंड मिलेंगे, एक मेटल दूसरे की जगह पे चली जाएगी और वो दूसरी वाली मेटल पहले वाली जगह पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं आपके पास NaOH और H2SO4, इनकी आपस में रिएक्शन करा दी हमने। ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। तो यहां पर होगा क्या कि एक कैटायन जो रहेगा वो दूसरे कैटायन की जगह पे चला जाएगा। सोडियम चला जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे और हाइड्रोजन आ जाएगा इस सोडियम की जगह पे। हाइड्रोजन OH के साथ आ गया,
तो H और OH से मिलकर बनता है H2O, इनसे मिलकर क्या बनेगा H2O, और सोडियम आ गया SO4 के साथ, इससे बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो बैलेंसिंग वाले रिएक्शन के अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर बता रखे हैं। 9th क्लास का काम है, अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो फटाफट से वो वीडियो खोल के इस चीज को चेक कर लेना कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इस सोडियम तो चला गया इस कंपाउंड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने, और हाइड्रोजन आ गया सोडियम की वाले कंपाउंड के अंदर सोडियम को डिस्प्लेस करने। तो जब दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करके नए कंपाउंड बनाते हैं तो हम बोलते हैं वहां पे क्या बन गया, वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आई होप कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी। लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो आती है इस चैप्टर के अंदर वो आती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन भाई? रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड है RED, इससे आपको रिडक्शन याद रखना है, OX से ऑक्सीडेशन याद रखना है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने 3 तरीके बताया था। पहला तरीका, अगर किसी जगह पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दूसरा बताया था हाइड्रोजन के बेस पे, अगर किसी जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिडक्शन, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसके लिए इक्वेशन हमने लिख के देखी थी, पहचाना था किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तीसरा जो देखा था वो देखा था हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बेस पे, कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जहां पे ना हाइड्रोजन हो ना ऑक्सीजन हो, अब वहां कैसे पहचानेंगे। हमने बताया था हम देखते हैं चार्ज, कि किसी जगह पे चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी एलिमेंट का चार्ज बढ़ गया, रिएक्टेंट में उसका चार्ज कम था, प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा था, तो इसका मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर चार्ज कम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उसका रिडक्शन हो गया। एक एग्जांपल और मैं आपको करके दिखा देता हूं इसका। यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूं कि Fe प्लस CuSO4, ये रिएक्शन हुई Fe प्लस CuSO4, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहां पर बन जाएगा कॉपर अलग और FeSO4 अलग। ये एक एक्टिविटी भी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने के लिए। इसके अंदर क्या बताया था, इसके अंदर बताया था कि आयरन की नेल्स को कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो रहता है उसका ब्लू कलर फेड होने लग जाता है, और इस आयरन की नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आने लग जाती है। तो होता क्या है, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बना देता है FeSO4। ब्लू कलर किसकी वजह से था, CuSO4 की वजह से। वो अब खत्म हो गया, वो डिकम्पोज हो चुका है, तो इसका मतलब कलर जो रहेगा ब्लू नहीं रहेगा। दूसरी चीज, आयरन की नेल्स के ऊपर वो ब्राउन कलर की लेयर किसकी आई, तो आयरन जो रहेगा ऊपर ऊपर से कटना स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। पूरी कील एकदम से नहीं कटेगी, लेकिन जो कॉपर बन रहा है वो कहां पे आएगा, वो उस जगह पे आ जाएगा जहां से आयरन गया है। आयरन सरफेस पर से गया था, तो सरफेस के ऊपर कॉपर ही जमना स्टार्ट हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से कलर कैसा हो जाएगा, इसका ब्राउन कलर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर बोलता हूं कि एलिमेंट जो रहते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, एलिमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है। एलिमेंट का चार्ज यहाँ पे 0, कॉपर का चार्ज यहाँ पे 0। इसके बाद मैं बोलता हूँ सल्फेट CSO4 जो रहता है, इसके ऊपर कितना चार्ज रहता है, इसकी वैलेंसी कितनी रहती है, इसकी वैलेंसी 2 रहती है, तो कॉपर की वैलेंसी भी 2 होगी, क्योंकि टोटल चार्ज 0 होता है। इस पे -2 चार्ज सारे के ऊपर, इस सारे पे +2 चार्ज। कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, यहाँ पे +2। यहाँ पे SO4 के ऊपर फिर दोबारा -2 चार्ज, तो आयरन के ऊपर +2 चार्ज। अब की बार सल्फर और सल्फेट जो था उसके ऊपर -2 था, और इस आयरन के ऊपर +2 चार्ज था। इसके बाद हम बोलते हैं कि आपको देखना है कि किसका चार्ज बढ़ रहा है, किसका चार्ज कम हो रहा है। किसका चार्ज बढ़ रहा है भाई, यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉपर का चार्ज तो कम हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और आयरन जो है उसका चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं किसी रिएक्शन को देख के कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है वो ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी अकेले नहीं होंगे। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। क्लियर है ये चीज। इसके बाद आता है कि डेली लाइफ के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। तो हम बोलते हैं कि डेली लाइफ के अंदर 2 तरह के एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। हालांकि एक एग्जाम्पल पहले भी बता चुका हूं मैं, कंबशन जो रहता है उसके अंदर क्या हुआ था, ऑक्सीजन ही तो ऐड हो रही थी। मैग्नीशियम का कंबशन कराया तो मैग्नीशियम प्लस O2 MgO बन गया, तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि जो कंबशन था वो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल होता है।
ठीक है, किसी मेटल का कंबशन होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी तो बोल रहे थे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते हैं और अभी बोल रहे हैं कि कंबशन ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। तो देखो वहां पर भी दोनों ही चीजें हो रही है। अगर हम बोल रहे हो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रहे हैं, तो यहां पर जिस चीज का कंबशन हुआ है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -4 हो जाएगा। तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होगा? +4 होगा, क्योंकि प्लस और माइनस वाले चार्जेस जो रहते हैं वो सारे इक्वल रहने चाहिए। कार्बन के ऊपर चार्ज कितना है? +4 है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। यहाँ पे कार्बन पे कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। जब भी कंबशन होगा तो वहां पर ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन स्टार्टिंग में रहेगी एलिमेंटल स्टेट में, चार्ज उसका 0, लेकिन जब भी कंपाउंड बनाएगी उसकी स्टेट चली जाएगी -2, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है रिडक्शन। इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं। पहला पढ़ा है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है द स्लो डिकेइंग ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द मेटल। जब मेटल की ऊपर की सरफेस कटने लग जाती है, किसकी वजह से? ड्यू टू द एक्शन ऑफ एटमोस्फियर। एटमोस्फियर के अंदर क्या क्या मिल सकता है? एक तो एयर मिल सकती है, ऑक्सीजन मिल सकती है, या कोई रिएक्टिव गैस हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा मॉइस्चर हो सकता है, और क्या हो सकता है? कोई केमिकल हो सकता है। तो द स्लो या ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन या डिके ऑफ द अपर सरफेस ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ moisture or reactive gases from the air or any other chemical substance is known as corrosion. कोरोजन जो रहता है उसका हमने एक एग्जांपल पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर ही, कि आयरन को जब आप खुले में छोड़ देते हैं तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। उससे क्या बनता है? लोहे के ऊपर रस्ट लग जाती है, आयरन की रस्टिंग हो जाती है। और इस तरह हम बोलते हैं कि आयरन की रस्टिंग जो है वो कोरोजन का एक एग्जांपल है, क्योंकि कोरोजन में मेटल की ऊपर की सरफेस क्या हुई थी? वो कट गई थी। ठीक है, दूसरा जो हमने पढ़ा था कि आयरन के अलावा कॉपर के अंदर किस तरह से होती है रस्टिंग, कोरोजन कैसे होता है। देखो रस्टिंग जो रहेगा, मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ, वो केवल आयरन के लिए बोलना है। बाकी हर एक मेटल के अंदर आप कोरोजन बोल सकते हैं। आयरन के केस में भी कोरोजन बोल सकते हैं। आयरन के स्पेशल केस को, कोरोजन के स्पेशल केस को क्या बोल रहे हैं? वो रस्टिंग बोल रहे हैं। तो दूसरा जो आता है वो कॉपर के अंदर आता है। बोलते हैं कि कॉपर को अगर आप खुले में छोड़ देते हैं काफी टाइम तक, तो उसके ऊपर क्या होता है? ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस बन जाता है, जो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? CuCO3। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर को CO2 चाहिए, H2O चाहिए, इन दोनों के प्रेजेंस में वो उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है रस्टिंग का? आयरन के जो रस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.xH2O। यानी आयरन को ऑक्सीजन चाहिए और वाटर चाहिए, कहीं से मिलेगा वो क्या कर लेगा? रस्टिंग कर लेगा। इस बार मैंने पढ़ा था सिल्वर का, कि सिल्वर चांदी जो रहती है वो रस्टिंग के बाद कोरोजन के बाद कैसी हो जाती है? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। बनता क्या है? क्या सब्सटेंस बनता है? जो इसका चांदी जो रहती है, सिल्वर जो रहती है, उसके कोरोजन का फॉर्मूला क्या होता है? उसके कोरोजन का फॉर्मूला होता है Ag2S। ठीक है, ये हो गया सिल्वर के कोरोजन का फॉर्मूला। सिल्वर का सल्फाइड बन जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जो रहेगा उनका क्या बनता है? उनका ऑक्साइड बनता है, Al2O3 और MgO बन जाते हैं दोनों केसेस के अंदर। लास्ट जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है वो आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? तो रेंसिडिटी होती है कि जब हम किसी ऑयली या फैटी फूड को ओपन एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो उसके अंदर एक स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, और इन दोनों चीजों की वजह से उस फूड को फिर खाया नहीं जा सकता। फूड कैसा हो गया? खराब हो गया। इस खराब फूड को बोलते हैं रेंसिड फूड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी। कैसे रोक सकते हैं रेंसिडिटी को? तो रेंसिडिटी को रोकने के क्या क्या तरीके बताए थे? हम क्या करते हैं भाई, जो हमारे पास फूड था उसको हम ऐसे एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखते हैं जिसके अंदर हवा ना जा सके। हवा रोकने का मतलब ऑक्सीजन का रोकना। ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरी चीज, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं भाई, उनको फ्रीजर के अंदर रख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर लो करके फिर उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर सकते हैं। 2 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक होता है BHA और दूसरा होता है BHT। B से होता है ब्यूटाइरेटेड, H से होता है हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी। A से होता है एनिसोल। BHA फुल फॉर्म क्या होगी? ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और T का होता है टोलीन, TOLUEN। ठीक है, तो अगर आपसे BHA और BHT फुल फॉर्म पूछी जाती है आप लिख सकते हैं ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA हो गया, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन जो होता है वो BHT हो गया। ये 2 बहुत अच्छे फूड प्रिजर्वेटिव कॉमनली यूज्ड होते हैं।
इसके अलावा हम कुछ अनरिएक्टिव गैसेस को यूज कर सकते हैं कहां पर, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि जो पोटैटो चिप्स होते हैं उनको सेफ रखने के लिए उनके पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। कोल्ड ड्रिंक जो आती है उनके अंदर क्या रहता है, उनके अंदर एक गैस फिल होती है। कौन सी गैस फिल रहती है? CO2 गैस रहती है। किस लिए फिल करी जाती है? उस फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है इतना। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो रहता है वो रहता है कि भाई कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है। तो कोरोजन को रोकने के भी काफी सारे तरीके हैं। आप अपने डेली लाइफ के एग्जांपल यूज देखिए कि जो घरों के अंदर जितने भी आयरन के आइटम्स रहते हैं उन सभी को क्या कर दिया जाता है, उनके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। जो मशीनें रहती है उनकी हम टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते रहते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज करते रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे सरफेस जो रहता है उस पर नमी आने से रोकी जाती है। पेंट से या फिर ऑयलिंग से या लुब्रिकेंट्स यूज करके हम करते क्या है, हमें क्या मिलता है, हम बोलते हैं कि उस मेटल के सरफेस के ऊपर नमी का जो रास्ता होता है उसको रोक देते हैं। ठीक है। और क्या तरीके हो सकते हैं? इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मेटल्स की एलॉय बना सकते हैं। जैसे कि लोहे से हम क्या बना सकते हैं, स्टील बना सकते हैं। स्टील का कोरोजन नहीं होता है। इसी तरह कॉपर जो रहता है उसका कोरोजन बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर कॉपर से हम क्या बना लेते हैं, कॉपर की बजाय हम ब्रास यूज करते हैं या ब्रोंज यूज करते हैं। तो ब्रास जो रहता है वो किसका बना होता है, कॉपर जो रहता है उसको आप मिक्स करते हैं अलग अलग मेटल के साथ, जिससे ब्रास और ब्रोंज बनते हैं। याद रखना, ब्रास जो रहता है वो बनता है कॉपर प्लस जिंक, और ब्रोंज जो रहता है जिससे मेटल्स बनते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो सारी चीजें रहती है, वो बनता है कॉपर प्लस टिन से। ठीक है, याद रह जाएंगी चीजें। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ और क्या क्या तरीके हो सकते हैं भाई। एक तो मेटल के ऊपर हम ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताया है कि हम एलॉय फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मेटल के ऊपर अगर आप एक लेस रिएक्टिव या ज्यादा रिएक्टिव मेटल की आप लेयर चढ़ा देते हैं तो भी क्या होगा, जो मेटल अंदर रहेगी वो सेव हो जाएगी, बाहर वाली मेटल का कोरोजन होता रहेगा। जैसे कि कुछ मेटल्स के ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो एक मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए जब उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। इसके अलावा और भी मेटल्स की लेयर चढ़ाई जाती है, जैसे क्रोमियम की हम क्या कर सकते हैं, प्लेटिंग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आप किसी भी तरह की मेटल का लेयर जो होती है वो चढ़ा सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। निकल जो था उसकी आप लेयर चढ़ा सकते हैं, क्रोमियम हो गया उसकी लेयर चढ़ा सकते हैं। ये सारी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराई जाती है। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाता है आपका। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको करके देखने, इस चैप्टर को रिवाइज करते टाइम। जितने भी ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन है, जितने भी येलो बॉक्स रहते हैं जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि येलो बॉक्स इसके अंदर बीच में आता है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बताया हुआ है, वहां से आपके एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या इस चैप्टर को रिवाइज करना है, आपको पढ़ना है। जितने भी एक्टिविटीज है उन सबको पढ़ो, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी भी रिएक्शन दे रखी है सबको लिख के देखो, बैलेंस करके देखो। इसके अलावा जितने भी आपके पास इनटेक्स्ट क्वेश्चंस है जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो ये पहला चैप्टर था आपका, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।